भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्टूडेंट्स, आज हम ऐसी ही वीरांगना मैना देवी की जीवन कथा पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा जलाकर भस्म कर दी गई। ये पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको पिछले पार्ट से कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ। उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि हमने प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पढ़ी थी, उसमें दो बैलों के नाम क्या थे? आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें। दूसरा प्रश्न ये है कि सांवले सपनों की याद इस पाठ में सालिम अली की मृत्यु एक गंभीर बीमारी से हुई थी। वो कौन सी बीमारी से उनकी मौत हुई थी, वह भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये पाठ की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो, ये पाठ अच्छे से समझ में आए तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, मुझे उससे प्रोत्साहन मिलेगा। और किसी प्रकार की अगर आपको लगे कि ये हमें समझ में नहीं आया तो अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए आज की पाठ की शुरुआत करते हैं। तो ये पाठ चपला देवी द्वारा लिखित है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता दुदू पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। ये गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। तो मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है, ताकि आज की युवा पीढ़ी इससे प्रेरित हो कि हमारे उस समय विद्रोह के समय ऐसे भी बच्चे थे, ऐसी भी बालिका थी जिसने अंग्रेजों का डटकर सामना किया था स्वतंत्रता के लिए। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो गद्य रचना के मुद्रण और वर्तनी में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, ऐसा का ऐसा ही इसको गद्य रचना में रखा हुआ है। पाठ का शीर्षक है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तो भस्म मतलब राख कर दिया, जलाकर राख कर दिया। सन 1857 के विद्रोही नेता दुदू पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में ही रहती थी, तो उनकी बेटी थी मैना। और नाना साहब जो थे दुदू पंत थे, उनको नाना साहब कहते थे। कानपुर में वो विद्रोह को संभाल रहे थे, 1857 की क्रांति के विद्रोह को ये नाना साहब संभाल रहे थे। लेकिन उस समय वो वहाँ से क्रांति असफल रही, तो वहाँ से वो भाग गए और अपनी बेटी को वहीं पर छोड़ गए। तो जल्दी जल्दी में उनकी पुत्री मैना वहीं रह गई। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। तो ये कानपुर का ही एक क्षेत्र है जिसका नाम है बिठूर, उसमें ही वो रहती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। तो उसका तो कोई दोष नहीं था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन नाना साहब के गुनाहों की सजा इस बेचारी निरपराध लड़की को दिया अंग्रेजों ने। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। तो पाषाण हृदय मतलब पत्थर दिल भी, द्रवीभूत मतलब पिघल जाए। इस कहानी को सुनकर एक पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए।
तो चलिए आज इस कहानी की शुरुआत करते हैं कि किस तरह से बालिका निरपराध बालिका मैना देवी को अंग्रेजों ने जलाकर राख कर दिया था। कानपुर में भीषण हत्याकांड के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। तो कानपुर का जो भीषण हत्याकांड ये हुआ था, करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल जो था वो बिठूर गया, जो कि नाना साहब का महल था। उसको नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। तो सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक सुंदर सी बालिका आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई नहीं दी। पहले अंग्रेजों ने महल को लूटा, बाद में उसको तोप से उड़ाने के लिए जैसे ही तोप लगाई तो बालिका खड़ी हो गई, और जब लूट रहे थे तो बालिका नहीं थी। तो बड़ा आश्चर्य हुआ अंग्रेज जो सेनापति था उसको। उस बालिका ने बरामदे में खड़े होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देख सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। अल्प वयस मतलब कम आयु, और करुणापूर्ण मतलब दया वाला मुख उसका देखकर और छोटी उम्र की देखकर उस पर सेनापति को दया आ गई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा करके इस महल की रक्षा करेंगे। तो बालिका ने अंग्रेजी भाषा में ही कहा कि आप क्या मेरे इस महल की रक्षा करेंगे। तो सेनापति ने कहा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। बालिका ने कहा, आप ही बताइए, ये मकान गिराने से आपका क्या उद्देश्य है। तो इस तरह से बालिका सेनापति को जवाब दे रही थी। सेनापति ने कहा, ये मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। तो ये तो विद्रोही है, हमारे विद्रोही नाना साहब का मकान है, और इसके लिए सरकार ने इसको नष्ट करने की आज्ञा दी है। तो बालिका ने कहा, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। आप ये बताओ कि आपका जो दुश्मन है उसके साथ आपको दुश्मनी निभानी चाहिए ना। इस मकान का इसमें क्या दोष है, इस महल को क्यों नष्ट करने पर तुले, ये तो जड़ है, इसमें आपका क्या स्वार्थ सिद्ध होगा। और बोली, मेरा उद्देश्य इतना ही है कि ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। तो बोले, मेरा यहाँ इस मकान को बचाने का उद्देश्य ये है कि ये मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि वो तो वहीं पर रहती थी ना, उसी महल में। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे ये मकान गिराना ही होगा। इस पर बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। तो उसने अपना परिचय बताया कि आपको मैं जानती हूँ, आप जनरल हे हैं, और आपकी बेटी है, उसके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, वो मेरी सहेली है। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती है। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे, मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बात भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, और उसकी एक चिट्ठी मेरे पास आज तक रखी हुई है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे ये तो नाना साहब की कन्या मैना है। मतलब सेनापति एकदम आश्चर्य में आ गया कि अरे ये इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो नाना साहब की पुत्री मैना है, और ये मेरी बेटी की सहेली है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। सहचरी मतलब
साथ रहने वाली सहेली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। प्रयत्न मतलब प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा कि तुम्हारी रक्षा हो सके। लेकिन इस महल को गिराने का तो अंग्रेजों ने हुक्म दिया है, तो मैं सरकार की बात का पालन करना ही पड़ेगा मुझे। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहां आ पहुंचे। उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनयपूर्ण कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? क्योंकि सेनापति एकदम असमंजस की स्थिति में आ गया था। कौन? ये सेनापति जनरल जो है, जो था, जिसको मैना देवी जानती थी, ये असमंजस की स्थिति में हो गया कि मैना की बात मानूं या फिर बड़े सेनापति की। लेकिन वो जो बड़े सेनापति थे वो बिगड़ कर बोले कि अभी तक महल क्यों नहीं गिराया? तो वो बोले कि आपसे विनती है कि नाना का महल बचा लिया जाए। आउट्रम तो एकदम गुस्से वाला था। उसने कहा, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना ये संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। तो अंग्रेज तो नाना साहब से बहुत क्रोधित हैं, तो उनका महल बचाना संभव नहीं है। और ये सरकार, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इस तरह से बड़ा सेनापति आउट्रम था, उसने हे से ये बात कही। तो सेनापति हे बोला, तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय पर एक तार दे देना चाहिए। फिर आउट्रम बोलता है, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम ये महल विध्वंस किए बिना, नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। बोले, आपको क्या लगाव है इस महल से? आप क्यों ऐसा चाहते हैं? तो इस तरह से आउट्रम ने सेनापति हे से पूछा। तो सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। उसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला, पर मैना का पता कहीं भी नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आज से इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का ये मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। तो वहां से तार का जवाब आया कि लंदन के मंत्रिमंडल का जो सरकार है, उसका मत है कि नाना साहब दूदू पंत का स्मृति चिन्ह, जो ये महल है, निशानी है, इसको मिटा दिया जाए और वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम की आज्ञा सेना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसाने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि अंग्रेज अधिकारी कितने निर्दयी थे। कुछ ही घंटों में मैना के महल को, नाना साहब के महल को तोपों से उड़ाकर मिट्टी में मिला दिया। बाद में क्या होता है देखो। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को एक लेख में लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार मतलब उस समय जो अंग्रेजों की सरकार भारत पर राज कर रही थी, तो भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। नाना साहब मतलब मैना के जो पिताजी थे, कौन? दूदू पंत। तो उनको नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। और समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध क्यों है? क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे अंग्रेज लोगों की मौत हो गई थी। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। तो ये अंग्रेज अधिकारियों का बहुत क्रोध था नाना साहब के ऊपर कि जब तक हमारे शरीर में खून है, तब तक हम हमारी हत्या का बदला लेकर रहेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात कही थी। जो तार भेजा था ना उन्होंने नाना की बेटी मैना पर दया दिखाने की और उसके महल की रक्षा करने की, तो इस बात पर सेनापति हे की रिपोर्ट पर अंग्रेज लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई थी, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही एक कलंक की बात है।
मतलब उन लोगों ने ये कलंक लगा दिया था हे पर कि आप कलंकित हो इस बात के लिए कि आप हमारे दुश्मन की रक्षा करने की बात कह रहे हो। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। तो इस तरह का कलंक सेनापति हे पर लगाया गया कि आप अपना कर्तव्य भी ही भूल गए कि नाना साहब ने हमारे कितने अंग्रेज नर नारियों की हत्या की है, उनकी वजह से कितने नर नारी मारे गए हैं और उनकी कन्या पर आप दया दिखा रहे हो और एक महाराष्ट्र की सुंदर सी बालिका पर आप मोहित हो गए हो। तो इस तरह का इनके ऊपर कलंक लगाया अंग्रेज सरकार ने। हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाल दिया जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। तो इस तरह से देखो इस पत्रिका में कितना इनके लिए बुरा कहा गया सेनापति हे के लिए, जो अपनी पुत्री के समान मैना को मानते थे और उनकी पुत्री की वो सहेली थी। तो ये इस तरह का उनके बारे में लेख छपा कि हे का प्रेमालाप हुआ है जिस कन्या से, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। प्रासाद क्या होता है? महल। और भग्नावशिष्ट मतलब खंडहर। तो जो एकदम गिरा हुआ खंडहर महल जो बचा हुआ था तोपों से गिराने के बाद, उस पर बैठी मैना सफेद वस्त्रों में बैठी बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही थी। तो सैनिक बार बार उसको कुछ पूछ रहे थे लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। वह बहुत दुखी थी महल गिरने से। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहां पहुंचा। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओ ये नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। तो वह अंग्रेज अधिकारियों से बिल्कुल भी नहीं डरी, एकदम वीरांगना थी, देशभक्त थी, उसको किसी बात का डर नहीं था। तो जनरल आउट्रम भी वहाँ खड़े थे और बाकी सेनापति भी, सेना पूरी खड़ी हुई थी, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं घबराई। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देख 8 स्वर में बोली, मतलब दुखी स्वर में, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। तो आप मुझे गिरफ्तार किए इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं जी भर कर रो लूँ और मेरा मन हल्का कर लूँ। तो इस तरह से उसने आउट्रम से कहा। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। पाषाण हृदय मतलब पत्थर दिल, कठोर दिल वाले जनरल ने उसकी ये अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं की। क्या अंतिम इच्छा थी मैना की? कि वह जी भरकर उस जगह रो ले। और फिर उसको हथकड़ी पहनाकर कानपुर के किले में बंद कर दिया गया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता मतलब इतिहास का जो जानकार था महादेव चिटनविस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। देखो कितनी दिल दहलाने वाली घटना हुई कि ये लेख छपा दूसरे दिन कि नाना साहब की जो एकमात्र कन्या मैना थी वो धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। कहाँ? कानपुर के किले में। विष्णु अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा, अनुपमा मतलब जिसकी उपमा ही न दी जा सके, जिसके बराबर कोई है ही नहीं, तो उस बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो सबने उसको देवी मानकर प्रणाम किया कि उसके समान कोई हो ही नहीं सकता। उसने कितना
बड़ा बलिदान किया और जरा भी अंग्रेजों से डरी नहीं। अंग्रेज उसको गिरफ्तार करके ले गए और जलाकर राख कर दिया उसको। तो बच्चों, हमने ये बालिका मैना के बारे में एक कहानी पढ़ी जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय की घटित घटना है। चपला देवी ने ये कहानी लिखी, लेकिन चपला देवी का नाम बाकी जो साहित्यकार हैं उनमें उनका नाम नहीं आया कहीं भी। वह भी मतलब उन सबकी पहचान में उतनी प्रसिद्ध नहीं हुई। ये चपला देवी ने ये सच्ची कहानी लिखी। तो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? बच्चों, ये कौन कौन से तर्क दे रही है कि आपकी बेटी मेरी सहेली है, आप मेरे घर आते थे और हम दोनों अच्छी सहेलियां हैं, आपको ये सब भूलना नहीं चाहिए और इसके लिए आपको महल की रक्षा करनी चाहिए और इस महल से मुझे बहुत लगाव है। और आपको महल को ख़त्म करके क्या मिलेगा? ये तो जड़ है, जिनसे आपको दुश्मनी है उनसे आप लड़िए। मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैना उस जड़ पदार्थ को अपना प्रिय स्थान मानती थी और अंग्रेज उसे नष्ट इसलिए करना चाहते थे क्योंकि ये अंग्रेज सरकार का ऑर्डर था। इसके लिए सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? क्या कारण थे? क्योंकि उसकी लड़की और उसकी लड़की दोनों आपस में अच्छी सहेली थी और वो मैना को अच्छे से समझते थे। उससे आत्मीयता थी उनको और दिल से उसके प्रति लगाव था। तो बच्चों, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको इस कहानी से, इस कथा से, इस रिपोर्टाज से किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।